डी कक्षकों का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान, जो डी कक्षक के चुंबकीय आघूर्ण में अपना योगदान किस प्रकार से देते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो वे डी कक्षक जो क्या करते हैं, अपने कक्षीय गति दर्शाते हैं, यानी कि वे डी कक्षक जो कक्षीय गति दर्शाते हैं उनको हम किसी भी कोण से, वे डी कक्षक जो कक्षीय गति दर्शाते हैं उनको हम किसी भी कोण से गुणन कराने पर यदि हमें क्या हो, समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त होते हैं, समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त होते हैं, तो इनमें क्या होता है, कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वे डी कक्षक जो कक्षीय गति दर्शाएंगे, अगर हम उनको किसी भी कोण से क्या करवाएं, गुणन करवाएं। जैसे यहाँ पर एक हमारा dx² y² कक्षक, इसको हमने क्या किया, 45 डिग्री कोण से गुणन करवाया तो हमें प्राप्त हुआ dxy कक्षक। फिर dxy जो कक्षक प्राप्त हुआ इसको हमने क्या किया, 90 डिग्री गुणन करवाया तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ dxz कक्षक। यानी कि समान ऊर्जा किसी भी कोण से गुणन कराने पर क्या हो, समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त होते हैं। ये क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कक्षीय गति के कारण इनमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, वे डी कक्षक कक्षीय गति दर्शाते हैं जिनको किसी भी कोण से क्या करवाया जाए, गुणन, किसी भी कोण से गुणन कराने पर क्या प्राप्त हो, समान ऊर्जा के डी कक्षक कराने पर समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो कक्षीय गति होती है उसके कारण इसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वे डी कक्षक जिनको हम किसी भी कोण से क्या करवाएंगे, गुणन करवाएंगे। गुणन कराने पर अगर हमें उसी के समान ऊर्जा का डी कक्षक प्राप्त होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। लेकिन हम बात करें जो इसके डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक से क्या संयोजित रहते हैं, आक्रमणकारी लिगेंड संयोजित रहते हैं। और आक्रमणकारी जो लिगेंड संयोजित होते हैं वो इसके चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण में डी कक्षकों का किसी भी प्रकार का कोई योगदान संभव नहीं हो पाता है। यहाँ तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे हमने आगे पढ़ा था इससे पहले, जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक से क्या संयोजित रहते हैं, आक्रमणकारी लिगेंड जुड़े रहते हैं, जिसके कारण जो कक्षीय गति होती है वह क्या हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। यानी कि कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो आगे लिखते हैं, परंतु संकुल की कक्षीय गति, परंतु संकुल में धातु आयन से क्या जुड़े रहते हैं, लिगेंड, धातु आयन से लिगेंड संयोजित रहते हैं या लिगेंड जुड़े रहते हैं। और लिगेंड जुड़े रहेंगे तो इसकी कक्षीय गति उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जुड़े रहते हैं जिससे कक्षीय गति संभव नहीं हो पाती है, जिससे जो इनकी कक्षीय गति है वो संभव नहीं हो पाती है, गति संभव नहीं हो पाती है। और कक्षीय गति संभव नहीं होगी, यहाँ पर एक चुंबकीय आघूर्ण क्या होंगे, नहीं होगा उत्पन्न। इसलिए डी कक्षकों की कक्षीय गति का जो चुंबकीय आघूर्ण में योगदान है वो भी संभव नहीं होता। इसलिए
डी कक्षकों की कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण में डी कक्षकों की कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण में योगदान जो है वो संभव नहीं हो पाता है। योगदान संभव नहीं होता। याद रखना एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसको फिर से समझ लें। हमने पढ़ा चुंबकीय आघूर्ण होता है तो कौन कौन सी गति के कारण होता है। एक होती है हमारी अक्षीय गति और एक होती है कक्षीय गति। लेकिन जो धातु आयन के डी कक्षक होते हैं उनसे क्या संयोजित रहते हैं, क्या जुड़े रहते हैं, आक्रमणकारी जो लिगेंड रहते हैं वो संयोजित रहते हैं, जुड़े रहते हैं उनसे। तो वो क्या करते हैं, जो इनकी कक्षीय गति होती है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। बस्ती क्या है, ओनली अक्षीय गति और उसी के कारण यहाँ पर हमने इससे पहले का जो पार्टों में पढ़ा था उसी के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम डी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण में योगदान की बात करें, यहाँ पे अगर डी कक्षकों को हम कक्षीय जो कक्षीय गति दर्शाते हैं, वे डी कक्षक जो कक्षीय गति दर्शा रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कोण से गुणन करवा रहे हैं। गुणन करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, समान ऊर्जा के डी कक्षक प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने करवाया डी एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर 43 डिग्री पे गुणन करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, हमें डी एक्स वाई कक्षक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से डी एक्स वाई को वापस गुणन करवाया कितने डिग्री, 90 डिग्री पे, तो हमें डी एक्स जेड कक्षक प्राप्त हुआ। यानी कि इनको किसी भी कोण से गुणन करवा रहे हैं तो समान ऊर्जा के डी कक्षक हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो समकुल रहते हैं, समकुल के जो धातु आयन है उनसे क्या जुड़े रहते हैं, लिगेंड जुड़े रहते हैं। और लिगेंड जुड़े रहने के कारण जो कक्षीय गति है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कक्षीय गति संभव नहीं हो पाती है। इसलिए जो डी कक्षक और कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण में जो योगदान है वह भी संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण से समकुल की संरचना का निर्धारण। देखो चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा हम पढ़ेंगे समकुल की संरचना का निर्धारण। चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण से समकुल की संरचना का निर्धारण। चुंबकीय आघूर्ण से समकुल की संरचना का निर्धारण। अब देखो हमने पहले पढ़ा था, अगर किसी समकुल की बात करें, समकुल यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण के मान में जो कमी होती है, चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या हो, आघूर्ण के मान में क्या हो, कमी। ये तो किसे दर्शाती है, प्रबल लिगेंड, और प्रबल तो लिगेंड होगा अगर कमी होगी तो, और जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, अष्टफलकीय, हमने विपाटन पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो उसमें क्या हो, अधिक होगा, तो वहां पर जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, दुर्बल लिगेंड, और दुर्बल लिगेंड होगा तो आपकी ज्यामिति जो होती है कौन से, चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पे बात करें इसकी संरचना का निर्धारण की तो इसमें लिखते हैं पहले किसी समकुल यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण, किसी समकुल यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण के चुंबकीय आघूर्ण
आघूर्ण में कमी, कमी इसे दर्शाएगी प्रबल विलयन, और जो ज्यामिति होगी वो कौन सी, अष्टफलकीय कमी। प्रबल विलयन, प्रबल विलयन व इसको अष्टफलकीय ज्यामिति, ज्यामिति। और अगर हम बात करें जो अधिक होता है चुंबकीय आघूर्ण, तो वो किसे दर्शाएंगे, दुर्बल विलयन, अष्टफलकीय ज्यामिति को दर्शाती है। उसके बाद आगे लिखते हैं जबकि चुंबकीय आघूर्ण में चुंबकीय आघूर्ण का अधिक मान, दुर्बल विलयन, दुर्बल विलयन को दर्शाता है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड, समझ लेते हैं हम। पोटेशियम फेरिसाइनाइड Fe3CN6, पोटेशियम फेरिसाइनाइड समझ लिया। इसका हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण में, चुंबकीय आघूर्ण का मान है हमारे पास 1.9 बोर मैग्नेटॉन, 1.9 बोर मैग्नेटॉन। इसका चुंबकीय आघूर्ण हमारे लिए दे रखा है, तो इसका हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो चुंबकीय आघूर्ण में म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, क्या होता है, रूट n गुणा n प्लस 2, n+2 इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना दे रखा है, 1.9। इसके लिए लिख देंगे 1.9 बराबर रूट n की जगह n कोष्ठक n+2। यहाँ तक हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर देखो 1.9 का वर्ग करो और इसका वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पे n देखो पोटेशियम फेरिसाइनाइड चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट n+2। उसके बाद इसमें देखो हमारे लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है 1.9 इक्वल 1.9 और एक फॉर्मूला लिख दे जैसे कि अब इसका वर्ग करते हैं 1.9 का वर्ग बराबर इसका वर्ग करेंगे यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ n कोष्ठक n+2। यहाँ से वर्ग करने पर रूट हट जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, 1.9 को 1.9 से गुना करेंगे, n गुने इसको गुने से करेंगे तो हो जाएगा 361, यानी 3.61 बराबर n+2। 361 हो गया। अगर हम इसको भी सोल्व करना, इसको करें आगे सो 3.61 बराबर n को n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n² और n को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2n। ये हो गया हमारा n² प्लस 2n। इसको उधर लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो गया, माइनस में, -3.6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, छिद्राचार्य। एक बार यहाँ तक का उतारो सब जल्दी से। इसके बाद अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो बता दो इसमें भी। जैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड यहाँ पे हमारे लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है
यहाँ पे म्यू इक्वल टू रूट एन प्लस 2 इसका फॉर्मूला होता है। म्यू का मान हमारे लिए दे रखा था कितना 1.9, तो यहाँ पे मान रख दिया हमने और रूट ऐसे से लिख दिया। इसका हमने क्या किया, दोनों कोर्सों का वर्ग कर लिया। वर्ग करने पर देखो एक इसको गुणा करेंगे कितने आ गए 3.61, और यहाँ पे इसका भी वर्ग किया तो कितना आ गया, n को n से गुणा किया तो n स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे n को 2 से किया तो 2n आ गया। इसके बाद अगर हम देखें n स्क्वायर प्लस 2n, इसको इधर लेके जाएंगे तो इसमें चेंज हो गया, प्लस का जो माइनस में चेंज हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम लगाते हैं यहाँ पे छिद्राचार्य। आवाज कैसे केमिस्ट्री देखो छिद्राचार्य छिद्राचार्य यहाँ पे देखो a बराबर कितना, a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा हमारा 2, b बराबर 2, a बराबर 1, b बराबर 2, और c बराबर कितना हो गया हमारा माइनस 3.61। ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र होता है एक, वो है हमारा सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फॉर्मूला होता है। हमें कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में ये मान रखना है। तो रखते हैं हम, देखो मान इसमें फॉर्मूले में x की जगह रख देंगे हम n। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस b, यहाँ पे माइनस b की जगह देखो यहाँ पे कितना है 2 है, 2 है तो यहाँ पे माइनस में ये माइनस आएगा, b की जगह क्या रखा है 2 रख दिया, 2 प्लस माइनस, उसके बाद रूट बी स्क्वायर देखो कितना है b 4, तो 2 को 2 से करेंगे तो b कितना है 2, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, b की जगह क्या लिख दिया 4 माइनस 4 की जगह क्या लिख दिया 4। यहाँ पे आके देखो a कितना है 1, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, चार की जगह 4, उसके बाद 1 की जगह 1, और c कितना है हमारा माइनस 3.61। नीचे आ जाओ, कितने नीचे 2 की जगह 2 और 1 की जगह 1। चलो इसे सोल्व करते हैं हम। तो देखो n का तो क्या गया n, यहाँ पे माइनस 2 था, माइनस 2 लिख दिया ऐसे ही, उसके बाद प्लस माइनस रूट, इसके बाद देखो रूट के बाद इसे सोल्व करते हैं। 4 को ऐसे 4 लिख दिया, इसे सोल्व करो कितने आएंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4, और उसको उससे माइनस 3.61 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस, देखो ये भी माइनस है, माइनस यहाँ पे कितना हो गया -4, और -4 और माइनस 3.61 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस को क्या हो जाएगा प्लस, और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14.44, यानी कि देखो माइनस को माइनस से किया ये तो क्या हो गया प्लस, और इसको 4 और 4 माइनस 14.44 बटे नीचे कितने आ जाएंगे 2। आगे देखो इसको करते हैं सोल्व। हो गया n इक्वल टू -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 14 और 4 18 रूट 18.44 बटे 2। अब देखो इसका अगर हम रूट हटाएं, यहाँ पे देखिए वर्ग 4 का है 5 का है, यहाँ पे क्या मान लेंगे हम इसको लगभग 4 के ऊपर आएगा, 4 मान लेंगे,
यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस कितना मान लीजिए इसको 4/2। आगे सॉल्व करते हैं इसको n इक्वल टू, अब देखो यहाँ से -2 और इसको हम क्या देते +4 कितना 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 खाएंगे बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बनी है 2/2। यहाँ पे 2 से 2 कितनी बार कट गया है, एक बार। तो जो n है हमारे पास है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी आएगी हमारे पास 1 आएगी। कितनी आएगी 1। तो उदाहरण से यहाँ तक का एक बार। अब इसकी ज्यामिति बनाते हैं। छोटे से डिजाइन है P3 L3 ज्यामिति बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो कितना जाएगा, आगे देखो कितना है +3, यहाँ पे P की जगह क्या रख देंगे +x, उसके बाद हम कितना 6 तो -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो गया, देखो माइनस कितना हो जाएगा x बराबर, इसको करेंगे कितना 3 बचेगा, 3 पूरे पे चेंज जाएगा +3 में। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या क्या है हमारे पास +3, इसकी ऑक्सीजन संख्या आ गई। उसके बाद अगर हम देखें फेरस में आयरन या फेरस का जो परमाणु कितना होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं कितना होगा, तो 18 पे क्या आती है हमारी ऑर्गन। उसके बाद 3D तो देखो यहाँ पे फेरस कितना हो गया 18 पे आर्गन और 3D6 4s, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पर इसकी जो आद्य अवस्था है, आद्य अवस्था तो D, और ये हो गया हमारा S, ये हो गया 3D और ये 4s कक्षक हमारा। बोलो कितना है D में 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s में कितना है 2, 1 और 2। ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद हम देखो आगे आद्य अवस्था इलेक्ट्रॉन पर हमने D में कितने थे 6 और S में कितने थे 2 पर। इसके बाद हम देखते हैं इसकी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था देखो उत्तेजित अवस्था कितने 3 दर्शा रहे हैं, तो यहाँ से कितने कम हो जाएंगे 3 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 कम हो जाएंगे। 3 कम कर दो, 2 तो कहाँ से निकल गए 4s से निकल गए, एक कहाँ से निकल जाएगा D से निकल जाएगा। तो यहाँ पे D में कितने बचेंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5 और पूरा खाली हो गया। इसके बाद हम देखते हैं संकरण अवस्था। संकरण अवस्था संकरण अवस्था देखिए तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा U1 U2 बन जाएंगे। यहाँ पे हो गया हमारा 3D, हो गया 4s और ये तो हो गया हमारा 3D, ये हो गया हमारा 4s, ये हो गया हमारा 4D। D में कितने 5 यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5, बाकी में सबने क्या लिया तो देखो यहाँ कितने लोग डी के कितने 2, इसका कितना 1, डी के कितने 3। यहाँ पे अगर हम संकरण देखें तो संकरण कौन सा हो जाएगा, कौन सा संकरण है डी के कितने 2, क्या हो गया D2 S S, डी के कितने 3 sp3, D2 sp3 संकरण हो गया हमारा।
D2sp3 और D2sp3 संकरण है तो ज्यामिति कौन सी? D2sp3 संकरण ज्यामिति अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना बनाया गया है इसकी। देखो ये हो गया हमारा मेरा बताओ क्या पोटेशियम 3 प्लस ये क्या है सर? साइनाइड जो इससे जुड़ा हुआ है इसके द्वारा जो लॉन पेयर इसको दिए गए धातु आयनिक स्ट्रक्चर को लॉन पेयर है सर। देख लेना अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो 6 साइनाइड द्वारा दिए गए लॉन पेयर, 6 लॉन पेयर। कर लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा A3 F6 A3 F6 और इसके लिए जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है म्यू का मान म्यू बराबर दे रखा है हमारे लिए 5.9 और मैग्नेटॉन 5.9 और मैग्नेटॉन। तो हमें सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है हमारा रोड एंड प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू का मान को कितना दे रखा है 5.9 बराबर रूट एंड प्लस 2। वापस क्या करें यहाँ पे वर्ग करेंगे इसका वर्ग करने पर 5.9 का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा और क्या जाएगा n प्लस 2। 5.9 को 5.9 से गुणा करो कितना आएगा? 34.81 बराबर इसको गुणा करेंगे n को n से गुणा करेंगे कितना हो गया? n स्क्वायर को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n। तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 84 बराबर कितना? 0। वापस वही श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से देखो यहाँ पे a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 2 और c बराबर कितना -34.81 इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसी से हम वापस मान रखते हैं। x की जगह तो क्या रख देंगे n बराबर -b की जगह -2 प्लस माइनस उसके बाद रूट के बाद कितने रूट के बाद बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर यहाँ पे 2 है 2 को 2 से करेंगे कितना 4 के बाद माइनस उसके बाद क्या है 4 की जगह 4 लिख दिया ऐसे इनटू a का मान 1 और c का मान कितना
माइनस 34.81 बटे कितना है 2a। दो की जगह तो 2 लिख दिया और एक की जगह 1 लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं हम। क्या हो जाएगा n बराबर -2 प्लस माइनस रो इसको सोल्व करो कितना होगा करो गुणा 4 करो इसको कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना होगा 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को 34.81 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 139। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 139.24 और 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 9.2। ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ से ऊपर से लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे n बराबर -2 प्लस माइनस ठीक है। इसके बाद रूट 143 पॉइंट कितना हो जाएगा 24 बटे कितना 2 n बराबर कितना -2 प्लस माइनस 143 से एक बराबर कितना होता है 144 का नाम देखिए तो वर्गमूल कितना होगा 12 द्वारा कितना 144 में आप क्या लिखेंगे 12 बटे 2 करो इसे सोल्व n बराबर कितना आएगा -2 10 12 बटे 2 10 बटे 2 बराबर कितना 5 n बराबर कितना आ गया 5 करो यहाँ पे बराबर कितना हो गया हमारे पास 5। इसके भी ज्यामिति देखते हैं सबसे पहले देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालो कितनी प्लस 3 फिर की क्या हो जाएगा प्लस x और माइनस कितना 6 तो x बराबर कितना हो गया प्लस 3 आगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था फेरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए फेरस का परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 26 फेरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास 18 आर्गन 3d6 4s तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा आद्य अवस्था इसकी हम देखें जो आद्य अवस्था है उसमें इलेक्ट्रॉन को d हो गया हमारा 3d कंसर्व 3d ये हो गया हमारा 4s 3d ये हो गया हमारा 4s d में कितने हैं 6 1 2 3 4 5 और 6 4s में कितने 2 1 और 2 यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3 3 नंबर 2 कितने हो जाएंगे उत्तेजित अवस्था अवस्था देखो यहाँ से कितने 3 कम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे बोलो यहाँ से 2 तो 2 में से निकल गए कहाँ से निकल गया डी में से 1 2 3 4 और 5 कितने बचे 5। इसके बाद अगर हम देखें संकरण अवस्था इसकी संकरण अवस्था तो हमने अभी निकाला वहां पे n का मान कितना था हमारे पास 5 था। n का मान थोड़ी देर पहले निकाला कितना आया था 5 यानी कि अर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें 5 और उससे पहले वाले में हमने देखा था कि CN6 में उसमें कितने थे हमारे पास अर्बिटल इलेक्ट्रॉन संकरण अवस्था में कितने थे ओनली एक इलेक्ट्रॉन कितना था एक। यहाँ पे देखिए कितने हैं 5 पांचों इलेक्ट्रॉन में वो क्या है अयोनिक अवस्था
1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 3D। इसके बाद ये हो गया हमारा 4S, इसके बाद 4P, 3D 4S 4P, और इसके बाद क्या जाएगा 4D। तो देखो ना, संक्रमण बताओ कितने 6 से कर रहा है, कौन सा हो गया एस पी कितने 3, डी के कितने 2, sp3 d2 संक्रमण। संक्रमण क्या हो गया हमारा sp3 d2 संक्रमण, और sp3 d2 और d2 sp3 ज्यामिति कौन सी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। अगर आप इसकी ज्यामिति बनाएं तो ये हो जाएगी इसकी ज्यामिति 13 हो गया हमारा, और इससे क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्लोरीन ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ेंगे हम रसल सॉन्डर्स युग्मन। तो देखो हो गया अगला टॉपिक हमारा रसल सॉन्डर्स युग्मन या एलएस युग्मन। तो देखो अगर हम बात करें कोई परमाणु और कोई परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें देखो दो प्रकार की वो गति दर्शाते हैं। तो इस लेसन में पढ़ते आ रहे हैं कौन कौन से होती है वो। एक तो देखो अपने अक्ष पे जो गति दर्शाते हैं वो तो उसकी अक्षीय गति, और एक नाभिक के चारों ओर जो गति होती है वो होती है उसकी कक्षीय गति। कौन कौन सी गति दर्शाते हैं किसी परमाणु में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है कितने प्रकार की गति दर्शा रहा है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है उसकी अक्षीय गति और एक होती है उसकी कक्षीय गति। यहाँ पे जो उत्पन्न चुंबकीय जो आघूर्ण का कोणीय संवेग उसको हम क्या से प्रदर्शित करते हैं एल से, और जो चक्रण क्वांटम संख्या के तहत वहाँ पे उत्पन्न होगा उसको हम क्या किससे प्रदर्शित करेंगे एस से, और इसको हम क्या कहते हैं एल एस युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको एल एस युग्मन कहते हैं। किसी परमाणु में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन गति कितने प्रकार की, एक तो कौन सी होगी अक्षीय गति और एक कौन सी होगी कक्षीय गति, दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चारों जो कक्षीय गति दर्शाता है तो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होता है। कक्षीय गति जो होती है उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसके कोणीय संवेग को हम कहें से एल से।
कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय कोणीय संवेग उसको काय से दर्शा रहे हैं, एल से। जबकि जो इलेक्ट्रॉन की अक्षीय गति है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति, अक्षीय गति है, तो अक्षीय गति का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसके द्वारा हम इसको दर्शाते हैं, किससे, एस से दर्शाते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, एल एस युग्मन भी इसको कहते हैं। दोनों चीजें समझने में आई होगी। कौन, गतिशील इलेक्ट्रॉन, गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होगा कितने प्रकार की गति प्रदर्शित कर रहा है, एक तो अक्षीय गति और एक कौन सी, कक्षीय गति। और जो यहाँ पे कक्षीय गति है, कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके चुंबकीय कोणीय संवेग को तो हम क्या है, चुंबकीय कोणीय संवेग जो होता है उसको तो हम क्या से प्रदर्शित कर रहे हैं, एल से। और अक्षीय गति जो होती है, अक्षीय, जबकि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अक्षीय गति का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम काय से, चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे से प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात जो किसी भी पदार्थ में दोनों चुंबकीय क्षेत्र संबंधित रहते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम, एल एस युग्मन भी इसको कहा जाता है। रसल सैंडर्स युग्मन या एल एस युग्मन इसको हम कहते हैं। लिखते हैं इसमें, किसी परमाणु में गतिशील, किसी परमाणु में गतिशील गतिशील इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति, कितने प्रकार की, दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। कितने प्रकार की गति दर्शाते हैं, दो प्रकार की। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के कितने प्रकार की गति दर्शाते हैं, दो प्रकार की। नाभिक के चारों ओर की जो गति होगी उसको हम क्या कहेंगे, कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति दर्शाता है, कक्षीय गति दर्शाता, कौन सी गति दर्शाता है, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति दर्शाता है। तो उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण का है, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण जो होता है चुंबकीय कोणीय संवेग, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण जो होता है तो चुंबकीय कोणीय संवेग, चुंबकीय कोणीय संवेग एल से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अक्षीय गति के कारण, जबकि इलेक्ट्रॉन द्वारा अक्षीय गति के कारण, अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चक्रण क्वांटम संख्या ऐसे दर्शाते हैं। अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को काय से, चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या ऐसे
कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका चुंबकीय कोण समय इकाई से दर्शाते हैं एल से। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा अक्षीय गति का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको जकड़न क्वांटम संख्या जो एस होती है उसके द्वारा यहाँ पे उसको दर्शाया जाता है। किसी भी किसी पदार्थ में दोनों कौन कौन से एल और एस जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ में दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से क्या रहते हैं संबंधित रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं एल एस युग्मन कहते हैं जिसे क्या कहते हैं एल एस युग्मन। हम क्या कहते हैं एल एस युग्मन कहते हैं एल एस युग्मन कहते हैं। इसमें चुंबकीय आघूर्ण को देखो इसमें चुंबकीय आघूर्ण को निम्न प्रकार से निम्न किया जा सकता है। प्रकार संबंधित किया जाता है। देखो किस प्रकार से निकालते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार संबंधित करते हैं इसको। यहाँ पे देखो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसको दर्शाते हैं हम काई के द्वारा। ये होता है काई और उसका लिखते हैं ना सी एच आई काई इसको बोलते हैं काई। इक्वल होता है एन म्यू स्क्वायर काई इक्वल टू एन म्यू स्क्वायर बटे 3 टी 3 के टी। एन क्या है यहाँ पे अवगाद्रो संख्या, टी जो है ताप है, के क्या है यहाँ पे वोल्टेजमान स्थिरांक है। तो एक्स समीकरण को एक बार बताओ CHI देखो यहाँ पे जो चुंबकीय प्रवृत्ति है चुंबकीय आघूर्ण इसको निम्न प्रकार संबंधित करते हैं हम। यहाँ पे इसको किससे दर्शाते हैं काई से। इसको बोलते हैं CHI काई। तो काई बराबर होता है म्यू स्क्वायर अपॉन 3 kT। एन क्या है अवगाद्रो संख्या, टी क्या है ताप और के क्या है वोल्टेजमान स्थिरांक। वोल्टेजमान स्थिरांक है। यहाँ पे काई बराबर एन देखो यहाँ पे जो यहाँ मान रखेंगे के का जहाँ के बराबर होता है के बराबर जो होता है हमारा होता है आर अपॉन एन। ये क्या है आर रेडबर्ग नियतांक गैस नियतांक से पढ़ रखा है हमने। और ये क्या है एन अवगाद्रो संख्या। तो एन देखो यहाँ पे के की जगह क्या रखेंगे आर अपॉन एन। तो एन कहाँ चला जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो के की जगह क्या रखा हमने आर अपॉन एन। यहाँ से कहाँ चला गया ऊपर। तो ये क्या हो गया एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर बटे 3 और यहाँ पे क्या हो गया अब आर और क्या बचा टी। म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर बराबर इसको म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 आर टी। गुणा करेंगे देखो इसको यहाँ पे नीचे एक गुणा करेंगे तो देखो ये म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 आर टी। और ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा इसके साथ ये हो गया काई बटे क्या बचा एन स्क्वायर वही आ गया हमारा। तो म्यू इक्वल क्या हो जाएगा म्यू बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा रूट हो गया हमारा 3 आर टी काई
और यहाँ पे अगर हम इसका रिडबर्ग नियतांक और अवगाद्रो संख्या जो होती है, गैस नियतांक जो होते हैं, उसका मान रखें। मान रखने पर यहाँ पे इसको रिडबर्ग नियतांक का जो मान होता है लगभग 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और जो अवगाद्रो का मान है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। यहाँ पे मान रखकर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा म्यू बराबर लगभग ये आएगा हमारा 2.84 और बचा क्या हमारे पास दोनों के मान की इसको सोल्व करें। यहाँ पे क्या बचा टी और ये टी और ये क्या बचा इसमें हमारे पास इनका मान। अब इसके आधार पर जो युग्मन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो एलएल, एक एसएस और एक एलएस, जिसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए यहाँ तक का ठीक है, इसको रिपीट पढ़ा, वैसे हम लोग का अवशोषण पढ़ा, विटामिन का पढ़ा, एल्कोहल का पढ़ा, जल का पढ़ा। ये सारे अवशोषण पढ़ने के बाद में इस पाचन तंत्र में एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना। पाचन पर हार्मोन्स का नियंत्रण। इन तीनों टॉपिक में से जो लास्ट के दोनों टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये पाचन पर हार्मोन्स का नियंत्रण, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कल कि पाचन क्रिया में जो पदार्थों का अवशोषण होता है वो कैसे होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण और वसा का वर्गीकरण। इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है भाई, है ना। तीन तो उनमें से एक वर्गीकरण और इन दोनों में से एक क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के जाने हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बात करते हैं पाचन पर हार्मोन का नियंत्रण। जब हमने अवशोषण की क्रिया पढ़ी और हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी, तो हमने देखा कि पाचन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से एंजाइम की जितनी भूमिका है, अप्रत्यक्ष रूप से हार्मोन की उतनी ही भूमिका है। हमने देखा कि गृहिणी के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित हुए थे, उन हार्मोनों ने कैसे एंजाइमों का सीक्रेशन करवाया और पाचन में काम आने वाले जितने भी पदार्थ थे, जितने भी रस से उनका स्तवन करवाया। अप्रत्यक्ष रूप से हार्मोन्स जो होते हैं इस पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। यह हार्मोन जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, इनको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है भाई। कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। इन हार्मोन्स का जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। ये जो हार्मोन्स है किसके बने होंगे? प्रोटीन के या फिर पॉलीपेप्टाइड के बने होंगे। दूसरी बात देखो, ये हार्मोन्स निकलते कैसे हैं और निकलते कहाँ से? तो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था एक हार्मोन गेस्ट्रिन जो कि आमाशय से निकला था। बाकी के जितने भी हार्मोन्स हैं सब ग्रहणी से निकलते हैं। ठीक है। अब हार्मोन निकलने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है बॉडी के अंदर। वो व्यवस्था क्या है? देखो, जब तक भोजन जो है कायम के रूप में नहीं आएगा, तब तक ग्रहणी के द्वारा हार्मोन का स्त्रावण नहीं होगा, और तब तक अंदर जो गेस्ट्रिन है उसका स्त्रावण नहीं होगा, तब तक बाकी के हार्मोनों का स्त्रावण भी नहीं होता। इसलिए इनका एक सीक्वेंस, एक क्रम होता है, वो आप लोगों को याद करना है। और जो इंपोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो इस पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कैसे भाग लेते हैं, उनका कार्य क्या है, कहाँ से स्थापित होते हैं ना। तो मैं पहले सबके नाम लिख रहा हूँ। नाम लिखने के बाद में आप लोग उनका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, और ऐसे कैसे उनको याद करना। हम करेंगे गेस्ट्रिन, दूसरा है एंटेरो गेस्ट्रिन, तीसरा है
हिपेटोक्रेनिन, उसी बुक में हिपेटोक्रेनिन के नाम से भी होता है। फोर्थ नंबर पर है सिक्रेटिन। फिफ्थ नंबर पर है पैंक्रियोजाइनिन। एंटेरोक्राइनिन। यहाँ पर सिक्रेट के साथ एक और होता है पॉलीसिस्टोकाइन। ये हार्मोनों का क्रम नंबर से नहीं तो आप ऐसे याद रखेंगे, गेस्टिन, एंटेरोगेस्टिन, हिपेटोक्रेनिन, फिर सिक्रीन के साथ होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, फिर पेंक्रियोजाइनिन और एंटेरोक्राइनिन। ठीक है, देखो ये हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? सबसे पहले ये जो पहला वाला हार्मोन है गेस्ट्रिन, ये निकलता है आमाशय से, है ना। पहले इनका आप उनको थोड़े बहुत जानकारी को लेते हैं, फिर सारी जानकारी लेंगे फिर इनके बारे में। ये निकलता है आमाशय से, बाकी के जितने भी है ये सब निकलते हैं ग्रहणी से, ठीक है ना। ये पहले वाला कहाँ से निकलता है? आमाशय से, बाकी के जितने भी है सब कहाँ से निकलेंगे? ग्रहणी से। तो एक चीज तो दिमाग में ही आ गई, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिन केवल आमाशय से निकलता है, बाकी के सब कहाँ से निकलते हैं? ग्रहणी से। अब देखो ये जो गैस्ट्रिन है ये निकलता है भी आमाशय से है और एक कार्य भी आमाशय में ही करता है, तो इसका रोग तो आमाशय में ही खत्म हो जाता है। बाकी के जो सब ग्रहणी से निकलते हैं ये अलग अलग जगह पर कार्य करते हैं, ये ग्रहणी पर कार्य नहीं करते हैं। समझ रहे हो बात को? ये जितने भी हार्मोन्स हैं सारे के सारे हार्मोन्स अलग अलग जगह पर कार्य करते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर एंजाइमों का इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे कि एंटेरोगेस्ट्रिन, ये जो हार्मोन्स होता है ये निकलता ग्रहणी से है, लेकिन ये कार्य कहाँ पर करेगा? आमाशय में जाकर करेगा। हिपेटोक्रेनिन, इसके बारे में हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में, ये भी कहाँ से निकलता है? ग्रहणी से, लेकिन ये कार्य कहाँ पर जाकर करेगा? यकृत के अंदर। सिक्रेटिन निकलता कहाँ से? ग्रहणी से, लेकिन ये कार्य कहाँ पर जाकर करेगा? अग्नाशय में। कोलिसिस्टोकाइनिन निकलता कहाँ से? ग्रहणी से, कार्य ये कार्य करता है पित्ताशय में, ये इसके साथ होता है कार्य, है ना। पेंक्रियोजाइनिन निकलता कहाँ से? ग्रहणी से, कार्य कहाँ पर करता है? अग्नाशय में जाकर। एंटेरोक्राइनिन निकलता कहाँ से? ग्रहणी से, कार्य कहाँ पर करेगा? आंत्र में। तो इन सबके अलग अलग रोल है, ये कहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका कार्य होगा आमाशय में, अभी लिखेंगे तो आमाशय में क्या करेगा? एंटेरोगेस्ट्रिन ये भी करता है आमाशय में, ठीक है। ये लिख देता हूं, कार्य इसका लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आमाशय में, ये आमाशय में, ये करेगा यकृत में, ठीक है। इसके साथ ये होता है ना, ये करेगा अपने पित्ताशय में। पेंक्रियोजाइनिन ये करता है अग्नाशय में। सिक्रेटिन करेंगे यहाँ पर ना, सिक्रेटिन भी करता है अग्नाशय में, और ये भी करेगा अग्नाशय में, ओके। ये करेगा छोटी आंत में, ठीक है। देखो एक और समझते हैं अपन। पाचन की क्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट जो भूमिका होती है वो एंजाइम की होती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो भूमिका किसकी है? हार्मोन की। क्योंकि उन एंजाइम को कौन कंट्रोल करेगा? हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये हार्मोन्स जो मैंने लिखे इंपॉर्टेंट है, ये पाचन क्रिया में भूमिका निभाते हैं और ये इनका कार्यस्थल है कि ये कहाँ पर कार्य करते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटाकर फिर आगे की अपन जानकारी देंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो तो ध्यान से देखना, इधर मैं बनाता हूँ आवाज। आवाज के नीचे रनिंग,
ग्रहणी के नीचे होती है अपने छोटी आंत। चलो इधर आ जाओ। इस तरफ यहाँ पर आमाशय, इसके नीचे ग्रहणी और इधर छोटी आंत। इधर होता है अपना स्प्लीन तिल्ली, इस तरफ होता है लीवर, यहाँ बीच में पित्ताशय और यहाँ पर ऐसे क्रॉस करता होता है अग्नाशय। ठीक है, इधर मैं बनाता हूँ ये अपना। ठीक है, इस तरह से कौन जुड़ा रहता है अपना पित्ताशय। पित्ताशय के नीचे इधर आ जाओ। अब देखो, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले एक हार्मोन का नाम लिखा था हमने, गेस्ट्रिन था ना। ये गेस्ट्रिन निकलता कहाँ से? आमाशय से, और कार्य भी कहाँ करता है? आमाशय में करता है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। दूसरा हमने पढ़ा एंटेरोगेस्ट्रिन, कहाँ से निकलता है? ग्रहणी से, और काम कहाँ करता है? आमाशय में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटेरोगेस्ट्रिन। अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा कौन क्या कार्य करता है, पहले हम सारणी से समझते हैं। उसके बाद में हमने लिखा हिपेटोपेंक्रियास, यानी कि हिपेटोक्रेनिन, जो कि इसमें कार्य करेगा। हिपेटोक्रेनिन उसे एग्जाम में क्रेनिन लिखा होता है। निकलता कहाँ से? ग्रहणी से। कार्य कहाँ करता है? यकृत में। फिर हमने लिखा कोलेसिस्टोकाइनिन, नाम याद रखना, कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता कहाँ से है? ग्रहणी से। कार्य कहाँ से, मतलब कहाँ पर करता है? पित्ताशय में। उसके बाद में देखो सिक्रेटिन, कहाँ से निकलता है? ग्रहणी से, और कार्य कहाँ पर करेगा? अग्नाशय में, पेनक्रियास में करेगा, है ना। फिर इसके बाद इससे एक और निकलता है, क्या नाम था इसका? पेनक्रियोटाइनिन। ये पेनक्रियास में निकलता है इसका नाम। ठीक है, उसके बाद ग्रहणी से एक और निकलता है जो यहाँ पर कार्य करता है छोटी आंत में, क्या नाम है उसका? एंटेरोक्राइनिन। पाचन पर हार्मोन का नियंत्रण अपना मेन टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने वाला टॉपिक है। हमने अब इसके बारे में जानकारी ली, कौन कौन से हार्मोन्स थे। ये पूरे के पूरे बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं, कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, सारा कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक बार आप फिर अगर जिसने नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें डाटा पीसी होगी ना। देखो, जो गेस्ट्रिन है ये हार्मोन जो होता है आमाशय से निकलता है, लेकिन आमाशय से कहाँ से निकलता है? आमाशय की जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथियां? श्लेष्मा, म्यूकस जो ग्लैंड होती है, ठीक है, वहां से ये निकलता है। और दूसरी बात, ये जो इसके पाइलोरिक वाले भाग की जो ग्रंथियां हैं वहां से निकलता है। जो गेस्ट्रिन है, गेस्ट्रिन हार्मोन आमाशय के पाइलोरिक वाले भाग की श्लेष्मा ग्रंथियों से ये निकलता है। ठीक है, हमने पढ़ा था आमाशय के 3 भाग होते हैं, पोर्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, पढ़ा था ना। पाइलोरिक वाले भाग श्लेष्मा ग्रंथियों से, कोशिकाओं से निकलता है। उसके बाद में ये जो गेस्ट्रिन है ये आमाशय के फंडिक वाले भाग में कार्य करता है। हाँ, करता है कार्य फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली वाली जो कोशिका है वो चीफ सेल्स कहते हैं, मुख्य कोशिका। और सेकंड वाली जो कोशिका है वो है ऑक्सीटिक या पेराइटल कोशिका। एक बार दोबारा समझते हैं। गेस्ट्रिन
हार्मोन आमाशय के कौन से भाग से निकलता है या कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, तो अपना आंसर होगा पाइलोरिक वाले भाग की श्लेष्मा कोशिकाओं से या ग्रंथियों से। कार्य कहाँ करेगा, आमाशय में करेगा, लेकिन आमाशय में कहाँ पर करेगा, आमाशय के फंडिक वाले भाग में। अब फंडिक वाले भाग में भी कहाँ पर करेगा, देखो यहाँ पर भी दो प्रकार की सेल्स होती है। इसमें सबसे पहली मुख्य कोशिका यानी कि चिप सेल्स एंड सेकंड है ऑक्सीटिक कोशिका, इसको पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। मुख्य कोशिका के द्वारा क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है ना, पता आपने क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। और ऑक्सीटिक कोशिका के द्वारा क्या निकलता है, एस्टेरम। पेप्सिन रेनिन निकला, इसको इधर लिखो ना। ये जो गेस्ट्रीन है कहां पर कार्य करेगा, फंडिक वाले भाग में। यहाँ तक दिख रहा है, फंडिक वाले भाग में इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली है मुख्य कोशिका यानी कि चिप सेल एंड सेकंड है ऑक्सीटिक या पैराइटल कोशिका। ठीक है, इसके द्वारा क्या निकलता है, पेप्सिन और रेनिन, और इसके द्वारा क्या निकलता है, HCl अम्ल। ठीक है, जो गेस्ट्रिन है देखो, अब ये हार्मोन है, ये हार्मोन किसको कंट्रोल कर रहा है, ये आमाशय के पाइलोरिक फंडिक दोनों भाग को कंट्रोल कर रहा है ना। फंडिक वाले भाग से क्या निकाल रहा है, ये पेप्सिन और रेनिन, और इसमें किसको कंट्रोल कर रहा है, HCl अम्ल को, यानी कि HCl अम्ल का और पेप्सिन जो रेनिन एंजाइम है, इन दोनों का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किस हार्मोन से होता है, गेस्ट्रिन हार्मोन से। बात समझ में आई, इस हार्मोन की क्या भूमिका है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, पाचन तंत्र में हार्मोन की क्या भूमिका है, तो आप कैसे समझाओगे। हार्मोन का नाम लिखने से, कार्य लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा समझाना पड़ेगा कि क्या इसका मेन रोल क्या है ना। ये गेस्ट्रिन का मेन रोल क्या है, फंडिक वाले भाग से जो मुख्य कोशिका होती है ना, पेप्सिन रेनिन, इनको कंट्रोल करने का कार्य है। दूसरा कार्य क्या है, HCl अम्ल को कंट्रोल करने का कार्य है, जो कि ऑक्सीटिक कोशिकाओं से निकलता है। इसके बारे में हमने पाचन में जानकारी ली थी, पाचन तंत्र जब हमने पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में जानकारी ली थी, है ना। तो अपन जब गेस्ट्रिन के बारे में लिखेंगे तो लिखकर आना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ये सारे जो है पेप्सिन रेनिन और HCl अम्ल भोजन में मिलेंगे तो भोजन कैसा हो जाएगा, कायम हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब एक गेस्ट्रिन निकलता रहेगा, समझ रहे बात को, गेस्ट्रिन जब तक निकलेगा तब तक की ग्रहणी से एंटेरोगेस्ट्रिन जो दूसरा हार्मोन है, कौन सा है, एंटेरोगेस्ट्रिन, ये नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, गेस्ट्रिन हार्मोन जब तक निकलता रहेगा जब तक कि भोजन कायम में नहीं बदल जाए और कायम ग्रहणी में नहीं पहुंच जाए, और एंटेरोगेस्ट्रिन जाकर इस गेस्ट्रिन को नहीं रोकेगा, तब तक ये गेस्ट्रिन हार्मोन निकलता रहेगा। तो सबसे इसके बाद में मेन रोल किसका आ गया, एंटेरोगेस्ट्रिन का। जैसे गेस्ट्रिन के द्वारा पेप्सिन रेनिन और HCl अम्ल जठर रस में मिलते हैं तो इसके बाद में भोजन किसमें बदल जाता है, भोजन बदल जाता है कायम में। अब कायम आमाशय से कहाँ चला जाएगा, ग्रहणी के अंदर। अब भोजन कहाँ गया, इस भोजन को हम क्या बोल रहे हैं, कायम, यानी कि कायम या ये बचा हुआ भोजन या आंशिक बचा हुआ भोजन, शब्दों को सुनना, या तो कायम या फिर बचा हुआ भोजन या फिर आंशिक बचा हुआ भोजन। आंशिक बचा हुआ भोजन हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें मात्र अभी तक केवल प्रोटीन का ही पाचन हुआ था और मुख्य स्टार्च का पाचन हुआ था, इसलिए आंशिक बचा हुआ भोजन बोलेंगे, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत्र में होता है। क्लियर, चलो आगे। अब भोजन कायम अवस्था में आने के बाद में जब ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी से फिर कौन सा हार्मोन निकलता है। अब देखो, ग्रहणी से जो ये हार्मोन्स निकलते हैं ना, ये ग्रहणी की जो श्लेष्मा कोशिका होती है ना, इसकी जो म्यूकस एपिथेलियम, पूरा नाम क्या है उसका, इसमें म्यूकस एपिथेलियम और हिंदी में है श्लेष्मा उपकला कोशिका। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहाँ से निकलेंगे, श्लेष्मा उपकला कोशिका। ग्रहणी से जो हार्मोन्स निकलते हैं श्लेष्मा उपकला कोशिका से निकलते हैं, सबसे पहला कौन सा निकलेगा, एंटेरोगेस्ट्रिन। ये एंटेरोगेस्ट्रिन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये आमाशय में, जबकि एरो कहाँ लग रहा है, आमाशय की तरफ,
यानी कि निकल तो कहाँ से रहा है, ग्रहणी से, जहाँ कहाँ रहा है, आमाशय में। आमाशय में जाकर क्या करेगा ये जो गैसियन हार्मोन निकल रहा था, इस गैसियन हार्मोन के निकलने को या स्त्राव को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, बंद करेगा। तो एंटेरोगैसियन का मेन कार्य क्या है, आमाशय से निकलने वाले जो एसियल अम्ल है या जठर रस जो अधिक मात्रा में निकलता आ रहा है उसको बंद करने का कार्य कौन करेगा, एंटेरोगैसियन करेगा। और एंटेरोगैसियन हार्मोन कब एक्टिव होता है, जब भोजन कायम के रूप में कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है। जब तक भोजन ग्रहणी में नहीं आएगा कायम के रूप में, जब तक ये हार्मोन का स्त्रवण नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे हम दो हार्मोन के बारे में हमने जानकारी ली। सर से उसके बाद में घड़ी में आए, दो हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो तीसरा घड़ी के इसके बाद में एक के बाद एक कंटिन्यू हार्मोन्स निकलते हैं ना, पहले ये दो इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, इसके बाद में सारे निकलते हैं, ये निकलेंगे ये निकलेंगे निकलेंगे। केवल इसमें इतना सा है कि ये निकलने के बाद में ये निकलता है ना, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने वो सीक्वेंस से जमा रखा है। ये निकलेगा फिर ये निकलेगा, ये जो ऐसा बना है ना इस सीक्वेंस से जमा रहा है, इसका कुछ ना कुछ मतलब है, अर्थ है ना। हर चीज को देखा करो, ये इसके नीचे क्यों लिखा गया है, इसके नीचे ये क्यों लिखा गया है, ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है और ये यहाँ पर क्यों लिखा गया है, ये ऐसे नहीं लिखा, इसके बाद में निकला, इसने यहाँ पर लिखा। अब देखो इसने क्या किया, इसके स्थान को बंद कर दिया। अब इसके स्थान को जब इसने बंद किया तो जो भोजन का माध्यम था कैसा था, अम्लीय। क्योंकि सीधी सी बात है, इससे अम्ल निकलेगा तो भोजन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब इस अम्लता को बंद करना पड़ेगा, अगर अम्लता को बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, आते आते सब गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, है ना। अब घड़ी से निकलेगा हिपेटोक्रेनिन, यार नाम याद रखना ना, हिपेटोक्रेनिन कहाँ से निकलेगा, ग्रहणी से। ग्रहणी से कहाँ से निकलता है, श्लेष्मा कोशिकाओं से, ठीक है। कार्य कहाँ पर करेगा ये, यकृत में। देखो हेपेटोक्रेनिन ग्रहणी से निकला, कार्य कर रहा है यकृत में। यकृत में जाकर क्या करेगा ये, कि यकृत में किसका निर्माण होता है, ऐसे तो मेनली यूरिया बनता है, लेकिन यूरिया का कार्य कहाँ पर है, अपने उत्सर्जन तंत्र में है। यकृत में यहाँ पर क्या बनता है, पित्रस, जिसमें क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, है ना। ये कहाँ होते हैं, यकृत में। तो ये क्या करेगा, जैसे भोजन कायम के रूप में आएगा घड़ी के अंदर, सारे जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ लिख के आना है आपको, मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए आपको क्यों समझना आएगा ना। तो हिपेटोक्रेनिन कहाँ जाएगा, यकृत में। यकृत में जाने के बाद क्या करेगा ये, यकृत की कोशिकाओं को पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। यानी कि इसका कार्य क्या है, पित्तरस को बाहर निकलवाना, कहाँ से, यकृत से, यकृत कोशिकाओं से, हिपेटिक सेल से। तो जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ से पित्तरस, तो पित्तरस बाहर निकलने के बाद में सीधा ही ग्रहणी के अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा ये, पहले पित्ताशय में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, पित्ताशय में जाएगा। यकृत से जो पित्तरस निकलेगा ये ग्रहणी में नहीं जाकर पहले कहाँ जाएगा, पित्ताशय में। ध्यान रखेंगे ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पित्तरस ये यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद में कहाँ जाएगा, पित्ताशय में जाएगा। यकृत से पित्तरस को किसने निकलवाया, हिपेटोक्रेनिन ने। इसका कार्य खत्म। अब काम शुरू होता है कोलेसिस्टोकाइनिन का। जैसे पित्ताशय में पित्तरस आएगा तो कोलेसिस्टोकाइनिन एक्टिव होगा और ये क्या करेगा कि ग्रहणी से जाएगा कहां पर, पित्ताशय में। और पित्ताशय से पित्तरस जो स्टोरेज हो रहा था कहां पर, पित्ताशय में, ये कहां पर आकर मिलेगा, ग्रहणी के अंदर। यानी कि ग्रहणी के अंदर कौन सा आया, पित्तरस आया। और कितने हार्मोन की क्रियाओं के द्वारा आया, दो हार्मोन्स की क्रियाओं के द्वारा आया। और दो हार्मोन्स कौन से थे, हिपेटोक्रेनिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, पित्तरस को कहां पर लेकर जाना, ग्रहणी में लेकर जाना। क्लियर। पित्तरस निकलेगा कहां से, यकृत से, वो निकलवाएगा हिपेटोक्रेनिन। पित्ताशय से ग्रहणी में कौन लाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। कितने हार्मोन्स पढ़े हमने, 1 2 3 और 4। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलो। बंद हो गया। फिर देखो ग्रहणी से निकलता है सिक्रेटिन। ग्रहणी से क्या निकलेगा, सिक्रेटिन। ये क्या करेगा, अग्नाशय से अग्नाशयी रस को निकलवाने के लिए उत्प्रेरित करेगा। अग्नाशय की कोशिकाओं को क्या करेगा, ये उत्प्रेरित करेगा, किसके लिए, कि आप जाकर अग्नाशय रस को निकालो। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अग्नाशयी रस।
और ये अग्नाशय रस किसमें मिलता है? ग्रहणी में। सिक्रीटिन के द्वारा, सिक्रीटिन जो हार्मोन से इसके द्वारा जो अग्नाशय रस निकलता है ये थोड़ा कम मात्रा में निकलता है और थोड़ा कम प्रभावी होता है। इसलिए यहाँ पर एक और जो है हार्मोन वो है पैंक्रियोजाइनिन, ये निकलता है। उसका कार्य भी क्या है? अग्नाशय से अग्नाशय रस को निकलवाना। लेकिन इसके द्वारा जो अग्नाशय रस निकलता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा क्षमता वाला होता है, उसके अंदर ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं और सबसे प्रमुख जो एंजाइम है इसका होता है एमाइलेज। अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाया जाता है सबसे प्रमुख जो मेन एंजाइम है इसका कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम होता है भाई, है ना। आगे चलेंगे। ये इसमें एक रस भी आ चुका है ग्रहणी के अंदर। अब क्या आ चुका है? अग्नाशय रस। ये आने के बाद में अब क्या करता है ग्रहणी? अब कौन सा हार्मोन निकलेगी? एंटेरोक्राइनिन। ये भी कहां से निकलता है? ग्रहणी की श्लेष्मा की उपकला कोशिकाओं से। लेकिन ये कार्य कहां पर करेगा? छोटी आंत्र के अंदर। ये क्या करेगा? छोटी आंत्र के अंदर जो लीवर कोहन नामक जो दरारें हैं वहां से जो आंतरीय रस है, कौन सा क्या नाम है उसका? आंतरीय रस। ये आंतरीय रस निकलवाने का कार्य कौन करेगा? एंटेरोक्राइनिन। निकलता कहां से? ग्रहणी से, लेकिन कार्य कहां पर करना है? छोटी आंत के अंदर। जैसे ही भोजन ग्रहणी से छोटी आंत के अंदर जाएगा तो उसमें विद्यमान पहले से ही कौन रहेगा? आंतरीय रस। और आंतरीय रस फटाफट से क्या करने लग जाएगा? पाचन। आंतरीय रस में हर प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले भी, यानी कि ट्रिप्सिन, भोजन अग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज, ये भी कहा जाएगा छोटी आंत के अंदर। मतलब किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कहाँ मिलेंगे? आंतरीय रस के अंदर। आगे चलो। सबसे प्रमुख एंजाइम जो केवल आंतरीय रस में ही पाया जाता है उसका नाम है लाइपेज, जो किसका पाचन करता है? वसा का। इसलिए वसा का पाचन जो होता है एकमात्र का होता है छोटी आंत्र में। बहुत सी किताबों में क्या दे रखा है कि वसा का पाचन आमाशय में भी होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। अपनी किताब में भी दिया हुआ है कि जो है वसा का आंशिक पाचन जो होता है आमाशय के अंदर होता है, लेकिन गलत है। क्योंकि आमाशय से ऐसा कोई एंजाइम नहीं निकलता जो वसा को पचा सके। समझ रहे हो ना बात को? केवल और केवल क्या पचाने के लिए निकलते हैं? वहां पर प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है। तो एंटेरोकाइनिन का रोल क्या था? आंतरिक रस को निकलवाना। और ये आंतरिक रस क्या करेगा? भोजन का पाचन करेगा। किसमें करता है? वो अपन ने पढ़ा है, इसे सारी चीजें अपन ने पहले पढ़ ली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। फिर मैं इसको साफ करूंगा। पाचन पर हार्मोन का नियंत्रण खत्म हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात हो, इन सभी जो ये अपने हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स को अपन बोलते हैं, इन सभी हार्मोन को मिलाकर एक शब्द में क्या कहते हैं? देखो, है ना, ध्यान रखेंगे सब। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल। पाचन की क्रिया में काम आने वाले जो हार्मोन्स हैं उन सभी हार्मोन्स को एक शब्द में क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये टर्म्स ध्यान रखेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नाम से अगर पेपर में आ गया फिर आप क्या करोगे? मान लो अगर एग्जाम में आ गया कि पाचन में भूमिका निभाने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, उसने क्वेश्चन घुमा के दे दिया, फिर आप चौंक जाओगे कि क्या है, क्या पूछ लिया। इसलिए मैंने टर्म्स लिख दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। अगर ये शब्द आ जाता है तो इस शब्द में आपको कितने हार्मोन्स के बारे में जानकारी देनी है? ये 7 हार्मोन्स है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, है ना। मैं क्रम लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये 7 के 7 हार्मोन्स मिलकर क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो कि किसमें भूमिका निभाते हैं? पाचन में। अप्रत्यक्ष रूप से। अपना जो मेन टॉपिक है ये खत्म हो चुका है। 3 इंपोर्टेंट जो टॉपिक है अपन ने इस यूनिट में पढ़े। सबसे पहला था पाचन तंत्र के कार्य की फिजियोलॉजी, फर्स्ट डे हमने पढ़ी। सेकंड डे हमने पढ़ी कि जो पाचक पदार्थ थे उनका अवशोषण कैसे हुआ। और आज थर्ड डे हमने क्या पढ़ा कि पाचन क्रिया में हार्मोन्स का नियंत्रण क्या रोल है, भूमिका कैसे है। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी में आने वाला जो उत्सर्जन है उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उत्सर्जन की कार्य की, और उत्सर्जित पदार्थ और जो उत्सर्जन है वो कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इनको टेंशन हम पढ़ेंगे। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, फिर क्लास अटेंड करेंगे। है ना। आमाशय से निकलता है गैस्ट्रिन जो कि कार्य कहाँ पर करता है, आमाशय में करता है। फिर गले से निकलता है एंटेरोगैस्ट्रिन जो कि कार्य कहाँ पर करता है, आमाशय में करता है। कार्य क्या है इसका, इसके विरुद्ध कार्य है, गैस्ट्रिन के विरुद्ध कार्य, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, एंटेरोगैस्ट्रिन। उसके बाद गले से निकलता है हिपेटोक्रेनिन, हिपेटो का अर्थ होता है लीवर, यकृत। ये कार्य कहाँ पर करेगा, लीवर के अंदर करेगा। इसके बाद में इससे निकला कोलेसिस्टोकाइनिन, ये कहाँ पर करेगा कार्य, पित्ताशय के अंदर करेगा। फिर यहाँ से निकला सिक्रेटिन, कार्य कहाँ करेगा, अग्नाशय में करेगा। फिर पेक्रियोजाइनिन, कार्य कहाँ करेगा, अग्नाशय में। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस, यानी कि अग्नाशय को उत्प्रेरित करते हैं अग्नाशय रस निकलवाने के लिए। इनका कार्य क्या है, इसका ये दोनों कार्य अलग अलग है, पहले इसका कार्य होगा इसके बाद में इसका होगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। फिर निकलेगा एंटेरोक्राइनिन जो कि क्या करेगा, छोटी आंत से आंते रस को निकलवाएगा। ठीक है, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू। बीएससी और बीएससी बीएड फाइनल ईयर पहले 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 क्लास में अपन ने जहाँ पर छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू है, स्टार्टिंग से नहीं है। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन जो होगी थी आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में। अब देखो फाइनल ईयर में सेकंड पेपर, पहले भी सेकंड पेपर स्टार्ट किया था उसमें अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी अपन ने, जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी वही बुक कंटिन्यू रख रहे हैं अपन, उसी को आगे कंप्लीट करेंगे। जो ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट करा था ऑफलाइन का ऑफलाइन में रहेगा, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन में रहेगा। ठीक है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग की सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के बाद उसके पार्ट बताए थे। ठीक है, ये बताए थे आपको, उसके आगे देखना है अपन को, अपन ने जहाँ छोड़ा था उसके आगे। ठीक है, इसके बाद इससे पहले का पार्ट आप पहले वाले वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो स्टार्टिंग का जो भी है नेक्स्ट वीडियो वाला, उसके आगे देखना है अपन को। इसमें मैंने आपको एलपीपी के मुख्य भाग यहाँ तक बताया था। देखो आप एलपीपी मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, एलपीपी के मुख्य भाग ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर अपन को तीनों भाग मालूम होंगे तभी अपन इस प्रॉब्लम को आगे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, एलपीपी के मुख्य भाग, इसके कितने पार्ट होते हैं ये याद होना जरूरी है। इनकी डेफिनेशन मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं अपने, कौन कौन सा है ये याद रखना है अपन को। 3 पार्ट होते हैं इसके अपन के। पहला पार्ट उद्देश्य फलन, पहला पार्ट क्या है इसके अंदर, उद्देश्य फलन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तीनों पार्ट याद रखने हैं। उसके बाद क्या है, प्रतिबंध। नाम याद रखना है, कंस्ट्रेंट्स। तीसरा पार्ट आ जाओ, जड़ोत्तर प्रतिबंध। ठीक है, नॉन नेगेटिव। पार्ट हो गए प्रतिबंध, निरोध, उद्देश्य फलन। इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद अपन को इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, उद्देश्य फलन डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन। उद्देश्य फलन रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का लक्ष्य जिस एक घातीय फलन से व्यक्त किया जाता है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का उद्देश्य लक्ष्य
जिस एक घातीय फलन से व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका उद्देश्य फलन कहलाता है। एक घातीय फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दो चर हो सकते हैं लेकिन एक घातीय होना चाहिए, दो घातीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज के बाद अपने पास या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो मान होगा वो एक घातीय समीकरण के रूप में होगा, जिसमें x y दो चर होंगे और अचर पद भी होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद ये पहले वाले वीडियो में बता दिया। उसके बाद आएगा आपके पास प्रतिबंध। प्रतिबंध में आपके पास तीन असमीका होगी। एक घातीय फॉर्म में तीन असमीका होगी। पहले असमीका में बराबर लिखा हुआ आ सकता है, दूसरी असमीका में या तो लेस देन इक्वल आ सकता है, तीसरी असमीका में क्या आ सकता है? ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है, ठीक है। इसका मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म बता सकता हूं। आप कैसे आएगा? या तो मैक्सिमाइज आ जाएगा, मैक्सिमम z है, मैक्सिमाइज z, या तो जाएगा 2x 3y, ऐसे दो वेरिएबल, या तो अधिकतम होगा या मिनिमम होगा। इस फॉर्म में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमम आ जाएगा क्या जाएगा? 3x 2y, इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एक घातीय रूप में आएगा। अब प्रतिबंध बताया मैंने आपको, एक घातीय समीकरण हो सकता है लेकिन इसमें तीन समीकरण आ सकती है, या तो बराबर आएगा या लेस देन इक्वल आएगा या ग्रेटर देन इक्वल आएगा। ये किस फॉर्म में होगी? देखो आप, एक घातीय फॉर्म में 4x 6y सॉरी 5y बराबर 1, पहली समीकरण आ गई। अब दूसरी समीकरण है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 3x 4y, या तो ये ले लेते हैं समीकरण। तीसरा ग्रेटर देन ले लो आप, x - a ग्रेटर देन इक्वल 1। तीन से अलग हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। अब ऋणोत्तर प्रतिबंध है आपके पास, मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन पहले बता दिया आपको ना। ऋणोत्तर प्रतिबंध में क्या होगा कि जितने चर आपके उद्देश्य फलन में काम में ले रखे हैं अपन ने, कितने चर हैं यहाँ पर? x और y, दो चर हैं यहाँ पर। इन दोनों का मान क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। क्या आएगा? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, ठीक है। अगर तीसरा चर आ जाए यहाँ पर z, ठीक है, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा? z ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट से अपन से इसको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अपन को प्रॉब्लम के अंदर एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा, एक प्रतिबंध मिलेगा, एक ऋणोत्तर प्रतिबंध मिलेगा। ये हमेशा z में मिलेगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, अपन को कैलकुलेट करना है। प्रतिबंध होगा ये, इसमें तीन समीकरण काम में आएंगी, बराबर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। इन तीनों को अपन को इक्वल लाना है समीकरण के रूप में। और उसके बाद ऋणोत्तर प्रतिबंध, ये हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जितने वेरिएबल इसमें काम में आएंगे, या x आ रहा है यहाँ पर, y आ रहा है, अगर यहाँ पर z आ जाए तो z आ जाएगा, यहाँ पर तीन वेरिएबल आ जाएंगे। ये फॉर्मेट है इसका, इसको फॉलो करना है अपन को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पूरी पहले वाले वीडियो के अंदर लिखा दी थी आपको, उसमें पढ़ लेना। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है। इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मेट में अपन को ये याद रखना है कि जो उद्देश्य फलन होगा, ऑब्जेक्टिव वाला होगा, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको या तो मैक्सिमम मिल जाएगा या मिनिमम प्रॉब्लम मिल जाएगी। प्रतिबंध के अंदर आपको तीन प्रतिबंध मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, बराबर में, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जितने चर उपयोग में आएंगे वो क्या होंगे? धनात्मक होंगे, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये तो इसके तीन भाग हो गए, ठीक है। ये याद रखना है अपन को। आगे देखो आप, अब देखो इसके अंदर सेकंड, इसके बाद तीन पार्ट के बाद क्या टॉपिक आएगा? एलपीटी, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का मैथमेटिकल, गणितीय, मैथमेटिकल स्वरूप।
ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में किस में आएगा देखो, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपके पास आएगा इष्टतम कीजिए, इष्टतम का मतलब ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करना है आपको, मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। अब अपन इसमें ले रहे हैं, अपन n वेरिएबल ले रहे हैं। कितने वेरिएबल ले रहे हैं? n वेरिएबल ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इस उद्देश्य फलन देखना है अपन को, इष्टतम कीजिए। ठीक है। अब ये अधिकतम, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अधिकतम आ गया या न्यूनतम, ये सब पहले बता रखा है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मेट वापस बता रहे हैं आपको, ठीक है। अधिकतम या न्यूनतम, ठीक है। इंग्लिश में आपको इष्टतम को बोलेंगे ऑप्टिमाइज, इंग्लिश में बोलेंगे अपन ऑप्टिमाइज। इसको कैसे लिखते हैं अपन? जेड से, बताया ना, जेड से। और एक घातीय समीकरण के रूप में क्या होता है, इसमें वेरिएबल होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अपन कितने लेंगे? हम n वेरिएबल तक चलेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट आ सकता है आगे, आपके अचर आ सकता है। जैसे आपने लिया यहाँ पे z बराबर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है c1 x1 c2 x2, ठीक है, ऐसे। तो c3 x3 ले लिया अपन ने। तो पहला वेरिएबल क्या है? x1, दूसरा वेरिएबल क्या है इसमें? x2, तीसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x3। c1 c2 c3 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, अचर है, ये पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब ये वेरिएबल कहां तक चल रहे हैं? आपके n तक आगे। तो कितने ऋणात्मक प्रतिबंध हो गए इसके अंदर? n हो गए, x1 से लेके xn सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इसको बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब प्रतिबंध पे आ जाओ आप, ठीक है। ये इष्टतम हो गया आपके, मतलब एक इसको तीन से निशान लगा के इसे लिख देते हैं पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में आपके क्या आएगा? प्रतिबंध आएगा। इसकी फॉर्मेट याद रखनी है, फॉर्मेट आएगी, शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे इसकी। इष्टतम का मतलब अधिकतम या न्यूनतम आ सकता है आपके पास, इसको इंग्लिश में ऑप्टिमम बोलते हैं, इसको जेड से व्यक्त करते हैं। एक घातीय समीकरण के रूप में होता है यहाँ पर। इसमें कितने वेरिएबल लिए? व्यापक रूप में लिख रहे हैं अपन गणितीय फॉर्म के, c1 c2 c3 कहां तक जा रहा है? ये n तक जा रहा है। c1 c2 c3 क्या है यहाँ पर? अचर है। अब प्रतिबंध वाला आ जाता है अपन ना, गणितीय स्वरूप। अब दूसरा पहले बताया था वो क्या है? व्यापक रूप था। दूसरा वो दे दो शॉर्ट में ना, क्या होगा? या तो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो ये लिखता हूं मैं इष्टतम। इष्टतम का तात्पर्य क्या होता है? या तो मैक्सिमाइज या मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम। ब्रैकेट में लिखते हैं इसका, या तो आपके इंग्लिश में लिखना है मैक्सिमाइज ऑब्लिक मिनिमम, या तो अधिकतम या मिनिमम। इष्टतम कीजिए, ठीक है। ये पहली स्टेप है इसकी, पहली स्टेप का मैंने इसे लिखा है, याद रखना है आपको। इसको कैसे लिखते हैं अपन? जेड से लिखते हैं। इससे लिखते हैं अपन, जेड से लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? जेड बराबर cs, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। प्रतिबंध आ जाए, प्रतिबंध भी शॉर्ट में लिख दे। मैं लिखूं मैं a का मतलब a x या तो लेस देन, और ये स्मॉल कैपिटल में x बराबर है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी स्टेप देखो आप, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, ऋणात्मक प्रतिबंध। क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल, वेरिएबल तो x ही है यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ये
फॉर्मेट आ गया। अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या वेरिएबल क्या है। वह सी सी है, सी को मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ C1 C2 C3 डॉट 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 C, ठीक है। कैपिटल एक्स से इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आप ए को एक्सप्लेन करेंगे, ए मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, तो ए को मैंने क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया, ए बराबर मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो क्या बताया था मैंने, A11 वो फॉर्मेट है मैट्रिक्स वाला, ए एक्सप्लेन हो गया। अब लास्ट में आएगा बी, बी भी अच्छा है, इसको भी एक्सप्लेन कर दी। कितना लिखते हैं B1 B2 डॉट 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 डॉट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करना है तो अपन इसे निकालेंगे, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल देखो आप, मैं समझाता हूं आपको, बता दें इसको, उसमें से एक्सप्लेन करना क्या वैल्यू क्या है ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए। जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जांपल के तौर पे, देखो आप सिस्टम हल करना बात बताएंगे। इसमें z बराबर 2x1 3x2 4x3 5x, ठीक है। ऑप्टिमल दे दिया मैंने आपको इसे 2x1 प्लस 3x3 3x 2x1 प्लस 3x3 माइनस x4, ठीक है, लेस देन इक्वल ब्रैकेट बराबर या ग्रेटर देन, या तो आप कुछ लिया बराबर लिख दूंगे, मिल गया आपको 3x2 और 4x1 माइनस तीसरी स्टेप बराबर लेस देन इक्वल 6 4x1 दिख नहीं रहा सर बच्चों को सामने। 5 4x1 5x2 minus 6x3 plus 4x4 greater than equal 2, ठीक है। ये आपका प्रतिबंध हो गया। इसको हम शॉर्ट में शॉर्ट की करके लिख देते हैं। अब एंड मतलब जो तो प्रतिबंध दी है, आप तो प्रतिबंध कितना आएगा। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या चीज है, ए क्या है इसमें, सी क्या है, ये लिखना आना चाहिए ना। ऋणात्मक प्रतिबंध मतलब कितने वेरिएबल काम में आ रहे हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे। इससे चार वेरिएबल है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल 0, x4 ग्रेटर देन इक्वल। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है a क्या है b क्या है। x1 मालूम है क्या है अपने पास, x1 चार वेरिएबल है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर ये लिख लिया। अभी आइडेंटिफाई करने में आना चाहिए क्योंकि आगे प्रॉब्लम में बहुत काम आएगी। यहाँ सबसे पहले मैं सी देखते हैं, सी क्या आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से 2 3, ठीक है। कितना है आपके पास, सी 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया और 5, ये क्या आ गया आपके पास, सी आ गया, ठीक है। अब सी के बाद एक्स, व्यापक फॉर्म क्या होगी इसकी, पहले फॉर्म लिख देते हैं, ये लिखा अपन ने। इसके बाद आप अथवा करके यूं लिख सकते हैं अपन इसको, अथवा z बराबर cx, ठीक है, z बराबर cx है अपने पास। प्रतिबंध क्या है अपने पास, छोड़ के बताया था मैंने आपको, ax या तो आप लेस देन इक्वल ब्रैकेट लगा लो या बराबर, ठीक है, इधर आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल ब्रैकेट बंद और कैपिटल की। ऋणोत्तर प्रतिबंध कितना था अपने पास, ऋणोत्तर प्रतिबंध कितना था, ये अपने पास आ रहा था यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल
फॉर्मेट व्यापक फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्म वाला। अब इसमें एक्सप्लेन करना है इस एग्जांपल से। सी तो क्या है यहाँ पर, x तो वेरिएबल है 2 3 4 5, x कितना है, x1 x2 x3 x4। अब कैपिटल A निकालना है आपको मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स वाला तरीके से नहीं आएगा, इक्वेशन में आप लोगों को देखना है। सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है वहां, 2, x2 गायब है तो 0 आएगा, x3 कितना है, 3 आएगा, पहले ऐसा निकालना है। तो x1 कितना है, -1 आ जाएगा, कोएफिशिएंट देखना है। दूसरी इक्वेशन पर जाओ, x2 कितना है, x1 नहीं है ना यहाँ पर, देगा x1 4 है, इधर दे रखा उसने। x2 कितना है, 3 है, x3 कितना है, -1, ये चीज। तीसरी इक्वेशन पर जाओ, कितना है ये, 4 5 -6, ठीक है। अब b आ जाओ, b कितना है, 5 6 और इसको आइडेंटिफाई कर लिया, 5 6। इस एलपीबी प्रॉब्लम के अंदर 3 पार्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रतिबंध और ऋणात्मक प्रतिबंध। प्रतिबंध इसमें से सी कैपिटल ए और बी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपन, इसमें फॉर्मेट बताइए आप। इसके बाद अपन कभी प्रॉब्लम करेंगे अपन, उसमें इनकी हेल्प जरूरत पड़ेगी अपन को, इनकी सहायता से अपन उस प्रॉब्लम को आसानी से हल कर लेंगे। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वेरिएबल कितने हैं इसमें, 4, ठीक है। आगे देखो आप, नेक्स्ट हेडिंग देखो, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हेडिंग लिखो आप एलपीपी, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ठीक है। एलपीपी लिख लिया आपने, एलपीपी नहीं लिखना, रैखिक असमीका ये लिखना है आपने, रैखिक असमीका। का आलेखी रूप, ठीक है। कोई भी आपके पास असमीका के रूप में देखो, रैखिक मतलब एक घाती फॉर्म में, एक घात होगी उसकी, x वेरिएबल हो या y वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो सकते हैं। दो वेरिएबल वाली पढ़ेंगे अपन पहले, दो चर वाली एक घाती, उसको अपन ग्राफ में क्या करेंगे, अपन बनाएंगे। तब ग्रेटर देन की कंडीशन में ग्राफ में कहां पर ग्राफ में बनाना है, लेस देन की कंडीशन में कब बनाना है वो आपको बताएंगे। रैखिक असमीका का आलेखी निरूपण, ठीक है। अब इसके बाद इस टॉपिक को अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है सर।